हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सात का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बुलंदशहर रेप पीड़िता की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता का आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि पीड़िता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें पीड़िता का शरीर करीब 90% तक जल गया था। रेप पीड़िता नाबालिग है। रेप की एक घिनौनी वारदात 3 महीने पुरानी है, जिसके बाद पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणवीर, इस पूरी घटना को लेकर किन लोगों को गिरफ्तार किया है, किन पर यह आरोप है? देखिए सुमित, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां 14 अगस्त को एक रेप की घटना हुई थी और रेप की घटना की जो पीड़िता थी उस मामले में उसकी शिकायत पर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज जो आरोपी है उसके चाचा और चाची पर गंभीर आरोप लगा, जिन्होंने पीड़िता की पहले पिटाई की और उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगाई, जिससे कि 90% तक पीड़िता जल गई थी और उसको इलाज के लिए जब दिल्ली के आरएमएल अस्पताल भेजा गया तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो पीड़िता है उसकी मौत हुई है। और फिलहाल बुलंदशहर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें सेक्शन 147, 506, 452 और 307 पर ये एफआईआर दर्ज हुई थी जब पीड़िता को जलाया गया था। लेकिन क्योंकि अब मौत हो गई है तो ये 302 में तब्दील होगा। और 7 लोगों पे जो मामला दर्ज हुआ है इसमें आरोपी के चाचा चाची समेत जो बाकी परिजन हैं वो हैं। तो फिलहाल जहांगीराबाद पुलिस पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने जो सीओ हैं सीओ को भी सस्पेंड किया है और जो एसएचओ हैं एसएचओ को भी सस्पेंड किया है। लेकिन फिलहाल इस मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंतजार हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई करती है और ये जो 7 लोग हैं इनको कब गिरफ्तार करती है। जी शुक्रिया रणवीर। यूपी के बुलंदशहर की ये बड़ी घटना है, लड़की की आज मौत हो गई। और अब बात बिहार की करते हैं, बिहार के हाजीपुर की, जहां युवती को जिंदा जलाने के लिए 17 दिन बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी चंदन को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। बीच सड़क पर शव रखकर नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाती ये तस्वीरें पटना के करगिल चौक की है। दरअसल ये हंगामा 30 अक्टूबर को ही वारदात के बाद हो रहा था, जब बिहार के हाजीपुर के रसूलपुर हबीब इलाके में युवती को छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। पीड़िता का पटना के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई। शव के गांव पहुंचने पर लोगों में भारी गुस्सा दिखा। लोगों ने पुलिस के साथ बहसबाजी भी की। देर रात पुलिस के दखल के बाद युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि मामले में 17 दिन बाद पुलिस ने चंदन नाम के मुख्य आरोपी को पकड़ा है। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 3 व्यक्तियों का नाम आया है केस में। बच्ची थी कि केस दर्ज हुआ है 2 तारीख को, 30 तारीख की घटना थी। जलाने के बाद का आरोप लगाया गया है। 3 व्यक्तियों का नाम गिरफ्तारी के लिए चल रहा है। लगातार दबिश जारी है। छापेमारी भी कर चुकी हुई। सारे जो जगह हो सकती है वहाँ किया गया। तकनीकी अनुसंधान भी किया गया है। 30 अक्टूबर से ही इलाके में तनाव का माहौल बना है और बिहार में नई नवेली नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर नीतीश सरकार को लेकर निशाना साधा। लिखा, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने ये अमानवीय कर्म किया, जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मामले पर ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा किया है। 2 खतरनाक आतंकी पकड़े गए हैं, जिनका संबंध जैश के मुखिया मसूद अजहर से बताया जा रहा है। ये आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के वो दहशतगर्द हैं जिन्हें देश की राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
पहले आतंकी का नाम है अब्दुल लतीफ मीर। इस आतंकी की उम्र 22 साल है। अब्दुल जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। जबकि दूसरे आतंकी का नाम है मोहम्मद असलम। 20 साल का मोहम्मद असलम जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। ये वो आतंकी हैं जो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से हिंदुस्तान की जमीन से बाहर कदम नहीं रख पाए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कश्मीरी युवक हैं और पुलिस का दावा है कि इन्हें कल देर रात सराय काली खां के नजदीक मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का यह भी दावा है कि इन दोनों की साजिश राजधानी दिल्ली में बहुत ही बड़ी आतंकी हमले को साकार करने की थी, जिसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने विफल कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अब इन आतंकियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि इन आतंकियों के तार मसूद अजहर और देवबंद से जुड़े हैं। पाकिस्तान, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और भारत का देवबंद, आखिर इन तीनों के बीच में ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि जैश ए मोहम्मद का आने वाला हर आतंकी देवबंद जरूर जाता है, और वो भी उस समय में जब देवबंद के सभी उलेमा एक मत होकर आतंकवाद का विरोध कर चुके हैं। खुफिया एजेंसियां अब इस रहस्य को तलाशने में लगी हैं कि आखिर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी देवबंद में किससे मिलने जाते हैं। इसके अलावा पूछताछ में कुछ और अहम खुलासे हुए, जिसके मुताबिक आतंकियों के मोबाइल पर पाकिस्तान से संदेश आया था। इस संदेश में आतंकियों को उनके पाकिस्तानी आकाओं से कुछ अहम निर्देश दिए गए थे। आतंकवादियों के पास से बरामद मोबाइल से अनेक अहम खुलासे हो रहे हैं। आतंकवादियों के मोबाइल से जहां एक तरफ जैश के सरगना मसूद अजहर का वीडियो मिला है, वहीं दूसरी तरफ उनके पाकिस्तानी आकाओं द्वारा भेजे गए कुछ दिशा निर्देश भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ दिशा निर्देश बेहद अहम हैं और इन्हें लेकर इन आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि इनके निशाने पर आखिर कौन कौन था। दिल्ली में गिरफ्तार इन दोनों आतंकवादियों को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेकर गिरफ्तार आतंकियों से ये जानना चाहती है कि दिल्ली एनसीआर के कौन से इलाके इनके निशाने पर थे, कौन से वीआईपी को निशाना बनाने का हुक्म पाकिस्तान से मिला था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई की इस कार्रवाई के मुताबिक अब खबर यह है कि 1 महीने के लिए बैंक से नकद निकासी की लिमिट तय कर दी गई है। लक्ष्मी विलास बैंक है, अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई है। केवल 25,000 रुपए एक खाते से निकाले जा सकते हैं। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रक्षित सिंह जुड़ गए हैं। रक्षित, क्या मामला है पूरा? देखिए सुमित जी, जिस तरीके से बैंक की जो माली हालत है वो बीते 3 साल से जो है उसकी अकाउंट बुक जो है वो काफी वीक हो गई है, और कुल मिलाकर जो बैंक की नेटवर्थ है यानी कि उसकी कुल संपत्तियां हैं वो इरोड हुई हैं, कम हुई हैं। और ऐसे में अब जो डिपॉजिटर्स हैं तो उनके मुकाबले बैंक की कमाई जो है वो कम हो रही है। लिहाजा डिपॉजिट निकालने पर जो है निकासी की जो लिमिट है उस पर 25,000 रुपए का जो है कैप लगाया गया है, मोरेटोरियम लगाया गया है 1 महीने के लिए। और साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी साफ किया है कि बैंक का जो एमलगमेशन है उसके प्रोसेस के लिए अब आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि छोटा बैंक होने की वजह से जो बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हुई है तो अब संभवतः इसको किसी बड़े बैंक के साथ में विलय किया जाएगा, और उसी के बाद में जाकर बैंक की वित्तीय स्थिति जब सुधरेगी तभी जाकर जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए जो मोरेटोरियम लगाया गया है उसको आगे जाकर हटाया जा सकता है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया रक्षित। इस बीच मध्य प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सरकार अब कानून लाने की जा रही है। इसकी घोषणा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है। लव जिहाद की आड़ में लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ एमपी सरकार कड़े कानून बनाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा।
शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया कि दोषी तो जेल जाएगा ही, उसे बचाने वाला भी मुख्य आरोपी माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार एक कड़े कानून की तैयारी में है। इस कानून के तहत गैर जमानती धाराओं का केस दर्ज होगा, 5 साल तक की सजा हो सकती है। मुख्य आरोपी के साथ साथ सहयोगी पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर 1 महीने पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। एमपी विधानसभा में आने वाले सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी यूपी और हरियाणा की सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान कर चुकी हैं। लव जिहाद पर कानून बनाने के बाद अब तक बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा उठी है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि कानून बनाकर किसी एक समुदाय के लोगों को न फंसाया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें अंतर्जातीय विवाह होते हैं। इस कानून के आड़ में कहीं किसी धर्म के लोगों को परेशान करने का काम भाजपा नहीं करे। हम तो यही कहते हैं कि कानून लाए, लेकिन कानून की आड़ में कहीं न कहीं जबरदस्ती किसी धर्म के लोगों को टारगेट करने का काम, परेशान करने का काम भाजपा नहीं करे। कानून लाए, कड़ा कानून लाए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो इस कानून का। गौरतलब है कि यूपी, हरियाणा और एमपी समेत देश के कई राज्यों से लव जिहाद के आरोपों के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में तो निकिता नाम की लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया तो उसे बीच सड़क पर गोली मार दी गई थी, जिसके बाद से ही हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग उठने लगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह और अरविंद केजरीवाल की फिर से मुलाकात हुई है। खबर आ रही है कि राजधानी दिल्ली में फिर से स्मार्ट लॉकडाउन हो सकता है। दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में 3,797 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद सीएम केजरीवाल ने एलजी और केंद्र सरकार से एक बार फिर दिल्ली में स्मार्ट लॉकडाउन की अपील की है। एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। केजरीवाल ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि शादी में 200 की जगह 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही दी जाए। जिन बाजारों की जरूरत नहीं है उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ 750 आईसीयू बेड के इंतजाम के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी जताया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की बात कहते हुए सहयोग की अपील की। अब जरा केजरीवाल के इस प्रस्ताव को भी समझ लीजिए। दिल्ली में अक्टूबर के आखिर तक कोरोना कंट्रोल में था, लेकिन दिल्ली में 28 अक्टूबर से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई, जब पहली बार दिल्ली में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 11 नवंबर को 8,000 से ज्यादा मामले हो गए। 12 नवंबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 104 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना का थर्ड फेज भी खत्म हो चुका है। पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। और देखिएगा अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। ये कारण दो हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और किसी न किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं। एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत है।
बताया जा रहा है कि त्योहारों के दौरान लोगों ने जमकर लापरवाही बरती और इसी कारण दिल्ली में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिली। दूसरी तरफ व्यापारियों की संस्था ने केंद्र सरकार और एलजी से बाजार बंद करने के फैसले पर पहले व्यापारियों से सलाह मशवरा करने की मांग की है। आज 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। वर्चुअल बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार बोला। ब्रिक्स सम्मेलन के बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। भारत चीन सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस बैठक का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने इस बैठक में ब्रिक्स देशों के सामने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और इशारों में चीन और पाकिस्तान को निशाने पर ले लिया। पीएम ने अपने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। इस बीच एक खबर पाकिस्तान से इमरान खान पर बड़ा आरोप लगा है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान को हथियाने के लिए वो वहां पे चुनाव में धांधली करा रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने की सनक में इमरान अब चुनाव में धांधली करवाने पर भी उतर आए हैं और इमरान पर यह आरोप उनकी विरोधी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने लगाया। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान सरकार की पोल दुनिया के सामने खोल दी। हम समझते हैं कि आग के साथ खेलना किसी एक सीट के लिए, किसी एक इलेक्शन के लिए, किसी एक पार्टी के खिलाफ धांधली करवाने के लिए इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की सवाल है और हम इजाजत नहीं देंगे। गिलगित बाल्टिस्तान की 24 में से 23 सीटों पर चुनाव हुए। 8 सीटों पर इमरान की पार्टी पीटीआई को जीत मिली है। 6 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जबकि बिलावल की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। मरियम नवाज को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। विरोधी पार्टियों का कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इमरान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। ऐसे में इमरान की पार्टी को जीत कैसे मिल सकती है? इमरान पर जब धांधली के आरोप लगे तो इमरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ईवीएम से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।